नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आज के एक आदेश की। मामला नया नहीं है, हमने कालका जी मंदिर के विषय में बहुत सुना होगा। कालका जी दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। कालका जी मंदिर की जो समस्या थी, वो समस्या ये थी कि मंदिर छोटा-सा बचा था और इन्क्रोचर चारों ओर से लगे हुए थे। दुकानें 20 मतलब 200 के लगभग दुकानें उसके अंदर या 100 के ऊपर दुकानें। फिर पुजारियों का जमेड़ा, बहुत सारे परिवारों के द्वारा इन्क्रोचमेंट, अड़ोस-पड़ोस के लोगों के द्वारा इन्क्रोचमेंट और पूरे कालका जी मंदिर पर कब्ज़ा। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनक्रोचर्स थे, उनको हटाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था। वो एडमिनिस्ट्रेटर उन सबसे बात करने के बाद और उसका पूरा नक्शा पता करने के बाद या पूरी लैंड के कागज़ देखने के बाद, पूरे सिस्टम को समझने के बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जवाब लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट में उसने कहा कि भई ये जो मंदिर है, मंदिर परिसर में बैठे लोग मोस्टली इल्लीगल ऑक्यूपेंट हैं। जबरन दुकानें खुली हुई हैं, फूल और जो पुजारियों के कब्जे हैं वो जबरन हैं। फिर पुजारी चले गए, उनके बच्चे नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, काम करते हैं इधर-उधर और सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कालका जी मंदिर के परिसर को कब्जा कर बैठे हुए हैं। ये सब कुछ कोर्ट में लगा। कोर्ट ने सबको बुलाया, चूँकि पिटिशनर जब एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको नोटिस कर दिया कि भई इनको खाली करो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग कोर्ट आ जाएँगे। दिल्ली हाई कोर्ट में लोगों ने बताया कि साहब कोई कह रहा है हम 200 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम 60 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 70 साल से रह रहा हूँ, कोई कह रहा है हम धर्मशाला में रह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भई मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन हमने सँभाल के रखा है, कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा अधिकार बन गया है इन प्रॉपर्टियों पर बैठने का। ये सब कुछ कोर्ट में चला। सबके बाद फाइनली कोर्ट को ये एहसास हुआ, कोर्ट ने ऑफ़र दे डाले। कोर्ट ने ऑफ़र ये दिए कि भई या तो आप ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दिल्ली सरकार की या डीडीए के ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रहते हैं, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में जाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा दूसरा ऑफ़र दे दिया। दूसरे ऑफ़र में उन्होंने कहा कि भई एक काम करो कि जो रिहैबिलिटेशन वाला होता है सस्ता जुगाड़, उन पर रेंट पर ले लो, रेंट की व्यवस्था है। उस पर भी जाने को मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा भई अब कुछ नहीं कर सकते, रेंट नहीं ले सकते या फिर आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिल्ली डीडीए अलग से फ्लैट बनाता है। बहुत सस्ते फ्लैट होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है 10-12 लाख रुपए में हो जाता है। उस पे भी जाने से मना कर दिया। तीसरा उन्होंने ऑफ़र फिर ये दे डाला कि भई अगर नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिक क्लास में ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुक नहीं कर सकते, आप जो रिहैबिलिटेशन वाले रेंट पर जगह मिल सकती है, दिल्ली डीडीए के बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े रहते हैं, वो किराए पर भी उठाता है, वो नहीं कर सकते, तो फिर आप रैन बसेरा दिल्ली सरकार ने बना रखे हैं, उन रैन बसेरों में चले जाइए और फिर धीरे-धीरे करके अपनी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन मंदिर का जो इंक्रोचमेंट है, मंदिर परिसर की जो ज़मीन है, मंदिर की जो अपनी ज़मीन है, उसको खाली करिए। अब साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन को उन्होंने बोला, वहाँ डेवलपमेंट करवाने के लिए शौचालय बनवाना है, रास्ते बनाना है, सफाई का वो होना है, मंदिर परिसर में एक कॉरिडोर बनाना है, उसमें आने-जाने जो हज़ारों लोग वहाँ दर्शन रोज़ करते हैं, उनको असुविधा ना हो, इसके लिए वो सब करना है। इसके साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटर से उन्होंने ये भी कहा दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप कृपया करके अगर हो सकता है तो अस्थायी रूप से ये जो फूल बेचने वाले लोग हैं या फिर जो प्रसाद बेचने वाले लोग हैं, अस्थायी रूप से देखो कि परिसर में कोई जगह हो सकती है जहाँ पर इनको अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जा सके, ताकि बाकी का डेवलपमेंट का कार्यक्रम पूरा चलाया जा सके। उसका उसका जो प्रोग्राम है, जो जो उसकी डिज़ाइन बनी है या जो उसका आर्किटेक्ट बना है, उसके अनुसार उसको सही किया जा सके। लेकिन लोगों ने मकान खाली करने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो मामला चलता रहा, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उस समय ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत में पड़ गया। चंद्रचूड़ साहब की अदालत में उन्होंने कहा कि भई ये जो पिटीशन आप लोग लाए हो, इसमें कहीं से भी अपने को ये नहीं लगता कि ये लोग वाक़ई में सॉल्यूशन चाहते हैं। दे वांट मनी।
वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से जगह खाली करें तो हमें धन मिले। अब मंदिर परिसर है, मंदिर धन कैसे देगा? लोगों ने कहा कि साहब हम पुजारी हैं, 200 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए मंदिर परिसर आप खाली करिए, मंदिर परिसर बाकी सब कुछ स्वीकार हो सकता है, क्योंकि जो पुजारी वर्ग रहता है, पुजारी वर्ग का अपना एक अधिकार बन जाता है कहीं डाइटी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी लगाया कि ये डाइटी की ज़मीन, कुछ लोगों ने कहा ये डाइटी की ज़मीन नहीं है, कुछ लोगों ने कहा साहब हमारा 100 साल से 50 साल से 60 साल से रहने की वजह से हमारा इस पर राइट बन जाता है। धर्मशाले में कुछ लोग टिके हुए हैं, कहा कि साहब धर्मशाले में हमारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा देखिए आप जो सार्वजनिक ज़मीन है, जो धर्मशाले की ज़मीन है या फिर जो मंदिर परिसर की ज़मीन है, उसमें 100 200 500 वर्षों के, या मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन मतलब सीधा था कि कितने भी वर्ष वहाँ पर रह लें, जो पब्लिक प्रीमाइसेस हैं, पब्लिक प्रीमाइसेस पर इंक्रोचमेंट करने वाले को वैकेट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू वैकेट, नहीं वैकेट करोगे तो ये बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, पिटीशन डिसमिस कर दी, फिर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। फिर ये हुआ कि साहब नवरात्रे का समय चल रहा है, तो नवरात्रे के लिए व्यवस्थाएं करनी है तो खाली करो। लोगों ने फिर खाली नहीं किया। उसके बाद वो जगह है सीज कर दी, एडमिनिस्ट्रेटर को आदेश दिया कि भाई इसको सीज कर दो, और सीज करने के बाद इनके आने जाने का रास्ता बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लोगों ने क्या किया कि वो जो सील लगाई गई थी वो तोड़ दी और सील तोड़कर घुस गए, क्योंकि भाई उनको लगा हम 200 परिवार हैं, 100 परिवार हैं, 300 परिवार हैं, क्या करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको खाली करने का, तत्काल खाली करने का आदेश दे डाला। अब तत्काल खाली करने के आदेश में जो अभी आज जो पिटीशन की सुनवाई हुई उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप तत्काल खाली करिए। पिटिशनर ने कहा, जो एप्लीकेंट था, एप्लीकेंट ने कहा साहब पीक विंटर चल रहा है, बहुत सर्दी है, इस सर्दी में माय लॉर्ड हम कहाँ जाएं, मुझे कंसिडर किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई आपको पर्याप्त समय, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ये मामला चल रहा है 2013 से, तो उन्होंने कहा हमने आपको पर्याप्त समय दिया, 2-3 साल तो आपको यही करते होगे कि अभी ये चल रहा है, कि अभी गर्मी बहुत है, कि अभी हमें जगह नहीं मिल रही है, कि हमें वो नहीं मिल रहा है, अब ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। आपने यहाँ पर लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जो आप जानते हैं ना डिले करने की टैक्टिक्स, वो सारी टैक्टिक्स लोगों ने अपना ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये कहा यू हैव गॉट नो राइट नाउ। तुमने जब प्रीमिसेस में री एंटर कर दिया और उसको ब्रोकन कर दिया, उसका ताला तोड़ दिया, उसकी सील तोड़ दी, और सील तोड़कर जब आप घुस गए उसमें, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने वहाँ पर कहा कि साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सर्दी है, जो सीज पड़ी थी जगह वो उनको सीज को तोड़कर, सील को तोड़कर ये लोग घुस गए थे और वहाँ बैठे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखिए अब आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है, आपको छोड़ना ही होगा। तुमने कुछ ऐसा कर लिया है, इनफैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे खिलाफ लगना चाहिए। पब्लिक प्रेमाइसेस को खाली करना ही होगा। मंदिर की ज़मीन है, मंदिर डाइटी की ज़मीन को खाली करना ही पड़ेगा, और जो आप वहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब आपको हटाना पड़ेगा। तो धर्मशाला में कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि साहब धर्मशाला कौन मैनेज करेगा, हम तो यहाँ धर्मशाला मैनेज करते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, धर्मशाला मैनेज नहीं होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस समय क्या कहा, ऑनरेबल जज ने कहा कि आप वो चिंता मत करो, हम उसको मैनेज कर लेंगे, हम आदमी ढूंढ लेंगे, हम धर्मशाला में किसी को बिठा लेंगे, लेकिन आप यहाँ से खाली करें। आप यहाँ काम करने आए थे, जो भी वहाँ पर लोग थे वो वहाँ काम करने आए थे। काम करने से मतलब है कोई धर्मशाला की सुरक्षा करने आया था, तो कोई धर्मशाला की साफ़ सफाई करने आया था, तो कोई मैनेजमेंट में नौकरी करने आया था, और कोई वहाँ फूल बेचने का परमिशन मांगी थी, किसी ने मिठाई बेचने की परमिशन, प्रसाद बेचने की परमिशन मांगी थी, तो किसी ने कुछ, और धीरे धीरे करके प्रीमाइसेस में एक बल्ली के बाद दूसरी बल्ली, दूसरी बल्ली से तीसरी बल्ली, और धीरे धीरे करके उसको इनक्रोच कर लिया था। और पूरे मंदिर परिसर में भगवान तो कहीं थोड़ी जगह पर रह गए और बाकी लोग चारों ओर से विराजमान हो गए। और अब उनकी चूंकि दूसरी, तीसरी, चौथी, किसी की तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है, किसी की पहली पीढ़ी है, किसी की 5वीं पीढ़ी है। अब वो कह रहे हैं साहब पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर रहते रहे, हमारा क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेलवे की जगह पर, आपको हल्द्वानी वाला प्रकरण सामने इस समय खूब चल रहा है,
रेलवे की जगह पर अब हमारी 3 पीढ़ी हो गई, हमारी 4 पीढ़ी हो गई, तो उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि भई आप खाली करिए, आप लंबे समय से यहाँ सब कुछ चल रहा है, आपको इविक्शन ऑर्डर हो चुका है, आप मान नहीं रहे हैं, आप दुनिया भर के टैक्टिक्स अपना रहे हैं। इनक्रोचर इज़ इनक्रोचर, इनक्रोचर डू नॉट हैव एनी लीगल राइट टू स्टे देयर। उसमें भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसा ही कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं स्वीकार किया कि आप इनक्रोचर नहीं, उन्होंने कहा इनक्रोचर हो। बस इतनी सी बात है कि रिहेबिलिटेशन की क्या व्यवस्था है वो राज्य सरकार सोचे, और रेलवे या राज्य सरकार मिलकर हमें एफिडेविट लगाए कि भाई इनके ओवरनाइट इनको कैसे निकाला जा सकता है, इनको समय दिया जाए। दोनों सरकारों को, उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट को नोटिस दे दिया, नोटिस देकर उनको बुला लिया। लेकिन वैकेशन वहाँ से होगा तो वहाँ पर भी खास बात यही है कि वैकेशन होगा तो सबसे पहले व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा। व्यक्ति चिन्हित होगा तो उसकी नेशनैलिटी भी देखी जाएगी, एनआरसी होगी, उसकी सीएए के तहत भी या एनआरसी के तहत भी देखा जाएगा। और फिर जो बांग्लादेशी वहाँ पर बसे हुए हैं, जो रोहिंग्या वहाँ पर बड़ी तादाद में बसे हुए हैं, जो वहाँ खनन गलत तरीके से करवाते हैं, जिनकी वजह से अड़ोस पड़ोस के इलाकों में बहुत सारा अपराध का रेट बढ़ा हुआ, क्योंकि ये बात तो तय है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश जहाँ कहीं भी हैं वो अपराध का रेट बढ़ा देते हैं, और वहाँ के लोकल उनके चाहने वाले जो उनका वोट बनवाते हैं, जो उनके आधार बनवाते हैं, वो सब उनका मिसयूज़ करते हैं, वो अपराध उन्हीं से करवाते हैं। और वो बच्चे छोटे छोटे छोड़ दिए जाते हैं चौराहे पर भागने के लिए, महिलाएं उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं, आदमी आपराधिक कामों में लिप्त हो जाते हैं, खनन के कामों में लिप्त हो जाते हैं, और इस तरह पूरे देश का बंटाढार, उस इलाके का पूरा बंटाढार करते हैं। तो उन्हीं मामलों को लेकर जब जब रिहेबिलिटेशन होगा तो उसमें आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा तो पकड़े जाएंगे। यही सेम बात मंदिर में पुजारी, तो जो लोग भी ये कहें कि भाई वहाँ पर मुस्लिम 80% आबादी थी इसलिए खाली करवा दिया, ये जो मंदिर परिसर है ये तो पुजारी परिसर है, यहाँ तो पुजारी ज़्यादातर थे, ये फूल बेचने वाले थे, यहाँ पर प्रसाद बेचने वाले थे, सारे मोस्टली 98% 90% हिंदू थे। लेकिन इनक्रोचर इस इनक्रोचर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हल्द्वानी में वो संख्या 50,000 हो सकती है और यहाँ पर वो संख्या 5,000 या 10,000 हो सकती है। तो ये सवाल 5,000 या 10,000 का नहीं है, ये सवाल 50,000 या 5 लाख का नहीं है, ये सवाल बूढ़े बच्चे जवान का नहीं है। ये सवाल है कि आप जहाँ कहीं भी आपका ओरिजिनल इनहेबिटेंट था, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर, वहाँ पर सारी तरह की व्यवस्थाएं हैं, और वो व्यवस्थाओं में वहाँ ईडब्ल्यूएस भी बनता है। हर राज्य सरकार के पास अपना लोहिया आवास, कोई लोहिया आवास के नाम से चलाता है, कोई अम्बेडकर आवास के नाम से चलाता है, कोई इंदिरा आवास के नाम से चलाता है, कोई दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाता है, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से चलाता है, कोई अटल योजना चलाता है। मतलब कहने का ये है कि आप जिस राज्य से भी देश के आए हैं, उन सभी राज्यों में सबको शेल्टर मिले ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हर गांव में पट्टा अलॉट करने की व्यवस्था है, हर शहर में कहीं न कहीं आपको शेल्टर देने की व्यवस्था है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस जगह, इस प्रेमिसेस में आ गए, चलिए आ गए हैं किसी कारणवश, आ गए 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, आप अपने ओरिजिनल इनहेबिटेंट पर जाइए, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे, वहाँ आपको सारे प्रमाण मिलेंगे और आपके पारिवारिक लोग मिलेंगे, और वहाँ पर ग्राम पंधार को बोलिए, वहाँ काउंसलर को बोलिए, वहाँ विधायक को बोलिए, वहाँ राज्य सरकार को अप्लाई करिए, आपके शेल्टर की व्यवस्था वहाँ होगी। कहीं से भी नया नया जो रिहेबिलिटेशन है वो करने की आवश्यकता क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता। राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट बार बार ऑर्डर ये करता है कि भाई इनको रिहेबिलिटेट करा जाए, जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं उनको अलग से रिहेबिलिटेट करने की क्या आवश्यकता? क्या ऑर्डर ये नहीं हो सकता कि आप अपने रिस्पेक्टिव पैतृक स्थान पर जाइए, और पैतृक स्थान पर जाकर, चूंकि वहाँ आपके डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे, पारिवारिक लोग भी मिलेंगे और वो जानते भी होंगे, वहाँ पर ही रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए, वहीं पर आपको बसाया जाए, आपके गांव में आपको बसाने की व्यवस्था की जाए। आप यहाँ क्यों माइग्रेट होकर आए? और अब तो समय वो नहीं रहा। पहले समय ऐसा था कि भाई रोजगार शहरों में है, अभी तो जब इंटरनेट की फैसिलिटियाँ हो गई हैं, जब गांव तक दुकानें बन गई हैं, फैक्ट्रियाँ आप सब जगह लग रही हैं, जहाँ कारखाने लग रहे हैं सब जगह, सभी शहरों में लगभग, तो आपके नियरेस्ट 10-5 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ काम है ही। तो फिर क्यों हरिद्वार जैसी कॉलोनियाँ बसाना, क्यों आप कालका जी में रहना,
अपने गांव में रहिए बढ़िया स्वस्थ। और वहाँ रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर करे तो ऑर्डर ये करे कि इनकी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था इनके रिस्पेक्टिव पैतृक गांव में किया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी फर्जी नाम, नकली नाम, नाम बदलकर ये सब कुछ जो रह रहे हैं वो सब सामने आ जाएगा। कहीं क्यों अलग से रिहेबिलिटेशन करके नई झुग्गी बसवा देना, झुग्गी कहीं नहीं बसाई जाएगी, रिहेबिलिटेशन सबका होगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट जो आवास योजना के तहत होता है वो आपके गांव में हो जाएगा। अगर आपके गांव में ज़मीन नहीं है तो फिर वो ग्राम पंचायत की ज़मीन आपको अलॉट करके दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको 20 गज की ज़मीन दे दी जाएगी, वहाँ रहिए। और उसका जो कॉलोनी का पैसा है, जो 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 प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। ऑन पेपर्स यहाँ से शुरू किया जाए। जिनके पास अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनका पैतृक कोई प्रमाण नहीं है, जिनका पूर्वजों की कोई इतिहास नहीं है, जो कभी इधर से उधर से भटक कर चले गए, ऐसे बहुत बड़ी आबादी अपने देश में ऐसी मिल जाएगी निश्चित रूप से, जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये भारत के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं ही नहीं। तो रिहेबिलिटेशन उनके आधार या उनके वोटर आईडी या बाकी पहचान पत्रों के आधार पर रिहेबिलिटेशन नहीं होना। रिहेबिलिटेशन होना तो उनके पैतृक निवास के हिसाब से होना। मुझे लगता है कि आप सभी लोग ये जो मैं आज कह रहा हूँ ये पूरे देश में इसको फैलाएंगे ताकि वहाँ तक आवाज़ जा सके जो लोग रिहेबिलिटेशन के लिए परेशान रहते हैं। कोर्टों में आवाज़ जा सके, वकीलों के पास आवाज़ जा सके, सरकारों के पास ये जा सके, और सरकारें और वो सब ये व्यवस्था कर सकें कि भाई रिहेबिलिटेशन अगर करना है तो फिर आपके ओरिजिनल गांव में होना है, जहां से आप 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले जहां से आप आए थे, उन जगहों पर आपको निकाल कर बसाना है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत में एनआरसी का सलूशन अपने आप निकल आएगा। आप कौन सी जाति, पंथ, संत, संप्रदाय से हैं कोई मतलब नहीं है, आपकी उपासना पद्धति क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पैतृक गांव तो होगा। कहीं भी हो, कहीं दूर होगा, लेकिन आपका पैतृक गांव निश्चित रूप से होगा। और अगर पैतृक गांव भारत में नहीं है तो भारत में आप हैं क्यों, और भारत में आप हैं कौन? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जिन जिन जिनको मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर कंसिडर किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।